नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। भारत में आज से हाइड्रोजन ट्रेन चलने लगी। इस ट्रेन का चलना कितनी बड़ी बात है, इससे देश को क्या फायदा होगा, दुनिया के कितने देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, भारत में लॉन्च हुई हाइड्रोजन ट्रेन में क्या क्या खास बातें हैं, ये दुनिया की बाकी देशों की हाइड्रोजन ट्रेन से कितनी अलग है और अब तक ये ट्रेन क्यों नहीं चली थी, इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे आज की बात में। इसके अलावा आज सरकार ने मॉनसून सेशन के दौरान लाए जाने वाले विधेयकों को लेकर पिक्चर और क्लियर कर दी। वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन बिल को लेकर आज एक बड़ी खबर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार ने संसद में कांग्रेस को अलग थलग करने की क्या रणनीति बनाई है, इसे लेकर भी हम आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देंगे। आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा रहा। पंजाब में 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो एक तरीके से मोदी ने आज पंजाब में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। पंजाब के लोगों से किया गया मोदी का वादा भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसको जिन्ना का उपासक कहा। और चर्चा इस बात की भी होगी कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अचानक क्यों बदले गए। लेकिन सबसे पहले बात देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन हाइड्रोजन की पावर से चलती है। 3200 हॉर्स पावर वाले 2 हाइड्रोजन सेल फ्यूल कार से लैस भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में ऐसी सबसे लंबी ट्रेन है, क्योंकि इसमें 8 पैसेंजर कोच लगे हुए हैं। भारत के अलावा जर्मनी ही दुनिया एक ऐसा देश है जो पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन चलाता है, लेकिन जर्मनी की ट्रेन में सिर्फ 2 या मैक्सिमम 4 कोचेस होते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में पहला और आखिरी डिब्बा हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मतलब इंजन है। इसमें हाइड्रोजन सिलेंडर, बैटरी और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन लगे हुए हैं। बाकी के 8 डिब्बे सिटिंग कोच हैं, जिनमें एक साथ 2600 लोग सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन फिलहाल इसे 75 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। आज जींद में यह ट्रेन लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1853 में जिस तरह भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, उसी तरह 17 जुलाई को जींद से हाइड्रोजन ट्रेन का लॉन्च भी भारत के इतिहास का एक यादगार चैप्टर है। आज जींद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा, तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन के लॉन्च को ऐतिहासिक क्यों कहा, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन चलाना शुरू किया है। दूसरी खास बात यह है कि हमारी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसकी पूरी तकनीक भारत के इंजीनियर्स ने, भारत के साइंटिस्ट ने डेवलप की है। ट्रेन को पावर देने वाले हाइड्रोजन फ्यूल टैंक से लेकर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तक सब कुछ मेड इन इंडिया है। एक और खास बात वो ये कि 0 एमिशन वाली ये ट्रेन कोई प्रदूषण नहीं करती। इसके चलने से जरा भी प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन से चलने की वजह से इस ट्रेन से धुएं की बजाय सिर्फ भाप निकलेगी। अब तक यह तकनीक भारत के अलावा सिर्फ 4 और देशों के पास है, जर्मनी, जापान, अमेरिका और चीन। इन्होंने ही अब तक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने में कामयाबी हासिल की है। और इनमें भी जर्मनी इकलौता ऐसा देश है जो पैसेंजर्स के लिए हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है।
ट्रेन के आगे और पीछे जो फ्यूल सेल कार्स लगी हुई हैं उनमें हाई प्रेशर सिलेंडर होते हैं जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। यह हाइड्रोजन हवा के साथ मिलकर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के अंदर बिजली तैयार करती है। ट्रेन इसी बिजली से चलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से तैयार होने वाली बिजली का इकलौता बाई प्रोडक्ट सिर्फ भाप है, स्टीम, धुआं या कचरा नहीं। डीजल और बिजली के इंजन वाली ट्रेन से प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन से कोई जहरीली गैस नहीं निकलती। यह क्लीन फ्यूल टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर लागू होगी तो देश में प्रदूषण की समस्या कम होगी। और भारत ने 2070 तक नेट जीरो का जो टारगेट रखा है, मतलब इंडस्ट्री से होने वाले कार्बन एमिशन को खत्म करने की जो योजना बनाई है, उस टारगेट को पूरा करने में हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन में नॉइज पोल्यूशन भी बहुत कम है और सफर भी सामान्य ट्रेन के मुकाबले आरामदायक है। 70 किलोमीटर की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के लिए आगे बढ़ रही है। इस ट्रेन में हम खड़े हैं तो जो ट्रेन में चलने की आवाज़ है वो बेहद काफ़ी कम है। ट्रेन चल रही है तो काफ़ी स्मूथ है। हम खड़े हैं तो भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन के पटरी में दौड़ने की क्षमता जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हरियाणा में जींद और सोनीपत के रूट पे ये ट्रेन 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हरियाणा के जींद में हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट्स बनाए गए हैं। ट्रेन का जो ट्रायल है, पायलट प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुल होता है तो भारत के प्रमुख इलाकों में जैसे कि कालका जी या फिर हिमाचल के लिए भी हाइड्रोजन ट्रेन को आने वाले समय में चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे का कहना है कि हाइड्रोजन ट्रेन से जीरो कार्बन एमिशन होता है। इससे जो भाप निकलती है उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। बदलते रेलवे की ये बदलती तस्वीर है। अब ये ऐलान कर दिया गया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के बाद अब हाइड्रोजन ट्रक और हाइड्रोजन शिप भी चलाए जाएंगे। भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसे पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन ट्रेन पहला लक्ष्य और पहला कदम है। अब आपको हम बताते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है। हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन असल में हाइड्रोजन गैस है। इस गैस को हाई प्रेशर सिलेंडर्स में भरकर ट्रेन में रखा जाता है। ये सिलेंडर्स ट्रेन के फ्यूल कार्स में लगे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। सिलेंडर से हाइड्रोजन को कंट्रोल्ड तरीके से पीईएम में रिलीज किया जाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करती है, जिससे पावर जनरेशन शुरू हो जाती है। इस बिजली को फ्यूल कार्स में रखी गई लिथियम बैटरी में स्टोर किया जाता है और उससे फिर ट्रेन चलती है। सबसे खास बात यह है कि जहां स्टीम और डीजल इंजन से धुआं निकलकर हवा को प्रदूषित करती है, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन से धुआं नहीं, भाप निकलता है। चूंकि हाइड्रोजन ट्रेन हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसलिए इस ट्रेन में सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। डीजल की अलग होती है ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक की अलग होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की ट्रेनिंग अलग दी गई है। इसकी ट्रेनिंग चेन्नई में हुई है। कितने महीने? महीने की नहीं होती है, 4 डेज की ट्रेनिंग होती है। 4 दिन की? बिल्कुल। फिर क्योंकि लोको पायलट को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और 4 डेज की ट्रेनिंग दी गई है। ये इंजन है 1200 किलोवाट का एक इंजन है, बहुत हाई हॉर्स पावर की इंजन है। और इसमें बात रही हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन चलाने के लिए इसमें फ्यूल सेल लगे हैं। एक डीपीसी में 4 फ्यूल सेल लगे हुए हैं और 4 फ्यूल सेल को मिलाकर के 1200 किलोवाट का इंजन बनाया गया है। और जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल में ही हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये ट्रेन संचालित की गई। सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई दिया गया है। इसमें स्मोक में और लीकेज का, फ्लेम का, सभी का ऑटोमेटिक सेफ्टी रेटिंग दी गई है। थोड़ा सा भी यदि स्मोक हो गया तो ऑटोमेटिक सेफ्टी रेटिंग काम करती है। बहुत हाई सेफ्टी रेटिंग है, इसमें कोई दो रात वाली बात नहीं है। मतलब बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग है इसकी और सारा ऑटोमेटिक काम करता है। देश की यह पहली हाइड्रोजन ट्रेन कई और मायनों में खास है। इसे पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करने में रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और मेधा इंजीनियरिंग ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है।
जर्मनी पहला देश था जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का कमर्शियल रन स्टार्ट किया था और उसके बाद चीन में भी पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया। हालांकि जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देश फिलहाल हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल रन ही कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि यह अपने चलने के लिए एनर्जी खुद बनाती है। मतलब इसे दूर दराज के उन इलाकों में आसानी से चलाया जा सकता है जहां पर बिजली की ग्रिड भी ना हो। भारत के 99% रेलवे नेटवर्क का वैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और बचे हुए रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। दार्जिलिंग और कालका जैसे पहाड़ी इलाकों में हाइड्रोजन से चलने वाले पैसेंजर कोच लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली बनाने की तकनीक का इस्तेमाल रोड और मरीन ट्रांसपोर्ट में भी किया जा सकता है। चूंकि भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन की सारी तकनीक स्वदेशी तरीके से डेवलप की है, इसलिए आगे चलकर इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी भी कमाई जा सकती है। बेसिकली कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। एमिशन इसमें केवल वाटर का एमिशन होता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट इस पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका, ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है और भी कई तरह के इसके छोटी बोट्स जो होती हैं, मीडियम साइज़ की फिशिंग बोट्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार टेक्नोलॉजी भारत में अपनी खुद की डेवलप हो गई तो अब इसका उपयोग कई सेक्टर्स में कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीबडी फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। आप जानते हो कि अभी भारत से जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ट्रेन का, विच इज़ द propulsion is the converters और नीचे motors वगैरह, we have started exporting it to European countries and US। यूरोप में ऑलरेडी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, इन सब में, स्विट्ज़रलैंड और US तक भारत के propulsion को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को भी एक्सपोर्ट करने का प्रयास होगा। हाइड्रोजन फ्यूल क्लीन ईंधन होता है, इको फ्रेंडली होता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा चैलेंज इसका स्टोरेज है। हाइड्रोजन को हाई प्रेशर सिलेंडर्स में ही रखा जा सकता है। इसकी स्टोरेज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त होते हैं। अभी देश में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। सरकार इन सभी सेक्टर्स में काम कर रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में क्लीन फ्यूल का ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा और भारत हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ हाइड्रोजन पावर्ड शिप्स, बोट्स, बसेस और ट्रक्स के मामले में भी दुनिया में अव्वल बनेगा। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए। पंजाब में 6-7 महीने के बाद चुनाव हैं। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मोदी ने पंजाब में करीब 5,500 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं शुरू की और इनमें सबसे खास था जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन। मोदी ने कहा कि सरकार ने जालंधर कैंट समेत 75 रेलवे स्टेशन को बिल्कुल नए सिरे से संवारा है। 20 राज्यों में फैले 75 स्टेशन का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने नांगल बांध तलवारा मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। रेलवे के अलावा रोड प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 लेन वाले नई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 31 किलोमीटर लंबे हिस्से को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जमकर निशाने लगाए। मोदी ने कहा कि पंजाब सरकार करप्शन में डूबी है, खुद कोई काम नहीं करती, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं पर अपना स्टिकर लगा देती है। मोदी ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाले सबसे बेईमान सरकार चला रहे हैं। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है।
सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं। और सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नियत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के बाद प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर आए। पंजाब कांग्रेस में चल रही इंटरनल फाइट का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता पंजाब की भलाई के लिए नहीं बल्कि कुर्सी हथियाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मोदी बोले कि अगर पंजाब की जनता राज्य का विकास चाहती है तो उसे एक बार बीजेपी को मौका देकर देखना चाहिए। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए,
जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। जालंधर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ को करीब 6,500 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। मोदी ने पीजीआई चंडीगढ़, एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन किया। 300 बेड वाला ये चाइल्ड केयर सेंटर हरियाणा और पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित बहुत सारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया। इनमें पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल और मेस, सेक्टर 46 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल ब्लॉक और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा उन्होंने आईटी सिटी से कुराली तक बनने वाले 6 लेन के ग्रीनफील्ड हाईवे का भी उद्घाटन किया। यह हाईवे मोहाली, खरड़ और कुराली के बीच की दूरी को कम करेगा, यात्रा के वक्त को घटाएगा। प्रधानमंत्री ने अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे के PR7 रोड की भी आधारशिला रखी। करीब 10 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जीरकपुर के शहरी क्षेत्रों को बाईपास करने और जीरकपुर बाईपास को सीधे चंडीगढ़ एरो सिटी से जोड़ने वाला है। चंडीगढ़ की इस रैली में उस समय एक बड़ा दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब रैली खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मनीष तिवारी से मिले। हालांकि मनीष तिवारी चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद हैं और अपने इलाके में हुए सरकारी कार्यक्रम में उनका शामिल होना बड़ी सामान्य बात है, लेकिन पिछले काफी वक्त से जिस तरह कांग्रेस हाईकमान और मनीष तिवारी के संबंधों की खबरें आती रहीं, उसे देखते हुए यह मुलाकात बहुत अहम समझी जा रही है। हाल ही में जब कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपनी कमेटियों का ऐलान किया था, तब मनीष तिवारी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल फतेह करने के बाद बीजेपी की नजर दरअसल अब पंजाब पर ही है और बीजेपी को यह लगता है कि अगर अपने पत्ते उसने सही तरीके से खेले तो पंजाब में भी पैठ बनाई जा सकती है। कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान का अकाल तख्त के साथ विवाद चल रहा है। ऐसे में बीजेपी पहली बार पंजाब में पूरी ताकत से और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बार वो अपने लिए पंजाब में अच्छी संभावना भी देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में अपनी पार्टी का चुनावी बिगुल फूंका तो राहुल गांधी आज उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करते नजर आए। राहुल गांधी ने आज देहरादून में छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम किया। इससे पहले वो कोटा में भी इसी तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं। राहुल गांधी ने यहां भी नीट पेपर लीक, CBSE भर्ती परीक्षाओं में देश और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के स्टूडेंट्स, देश के युवा लंबे समय से अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। पेपर लीक करने वालों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं, 5 में से 1 दरवाजा होता है सरकारी नौकरी। मगर दुख की बात है कि हिंदुस्तान में 5 में से 4 दरवाजे आपके लिए बंद हैं। इस दरवाजे में 6 करोड़ लोग घुसने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो, तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। 99.9% लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ते का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। राहुल गांधी 4.5 साल बाद देहरादून आए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है।
कांग्रेस ने इस बार उत्तराखंड में नए नेतृत्व को आगे किया है। हरीश रावत को पीछे करके गणेश गोदियाल आगे लाए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चोरी और पेपर लीक ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस इस वक्त उत्तराखंड सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा कि देहरादून में राहुल गांधी का आज का कार्यक्रम 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस नेताओं में कितनी जान फूंक पाता है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन और डीलिमिटेशन बिल आएंगे या नहीं, इस पर आज पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो गई। पता यह चला है कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं आएगा। सरकार का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए अभी टाइम है, क्योंकि इसका टारगेट 2029 का चुनाव है और उसमें 3 साल का वक्त है। फिलहाल सरकार का फोकस महिला आरक्षण और परिसीमन इन 2 पर है। डिलिमिटेशन बिल इस सत्र में आएगा या नहीं, इस बारे में अगले 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। संसद के मॉनसून सेशन को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, किरण रिजिजू थे, जेडीयू से लल्लन सिंह, टीडीपी से राम मोहन नायडू और आरएलडी से जयंत चौधरी थे। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर विपक्षी पार्टियों में से भी कई दल बिल के पक्ष में रहेंगे और कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। इस बीच विपक्षी पार्टियां भी मॉनसून सेशन के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। डीएमके के प्रेसिडेंट एम के स्टालिन इन दिनों लंदन में हैं और वहीं से उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। स्टालिन से चर्चा करने के बाद डीएमके के नेताओं ने कहा कि अगर डिलिमिटेशन बिल अपने मौजूदा प्रारूप में ही आता है तो वो इसका विरोध करेंगे। Leader Mr. M.K. Stalin has instructed them to be the constructive opposition that we have always been and to oppose this delimitation bill, which will be against the interest of the states, especially the state of Tamil Nadu. We stand to lose out if the bill is going to be passed like what happened in the last occasion. They say they're going to have an all-party meeting. We'll have to wait and see what is going to come out of that all-party meeting, what the BJP is going to propose. Anything which will be detrimental to the interest and welfare of the people of Tamil Nadu, the DMK will oppose it. That was made very, very clear. सर्वनन अन्नादुरई कह रहे थे कि डिलिमिटेशन बिल तमिलनाडु के हितों के खिलाफ है। अगर बिल को उसके मौजूदा प्रारूप में पास करवाया गया तो इससे दक्षिण इंडियन स्टेट्स की सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार में इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, देखना होगा कि सरकार इसमें कोई बदलाव करती है या नहीं। लेकिन अगर बिल से तमिलनाडु को नुकसान हुआ तो डीएमके इसका विरोध करेगी। परिसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध साउथ की पार्टियां ही कर रही हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों से आने वाले नेताओं को लग रहा है कि इससे उनका नुकसान होगा। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी कहा कि परिसीमन बिल से नॉर्थ और साउथ के बीच गैप बढ़ेगा। उन्होंने एक और समस्या का जिक्र किया। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, फिर भी बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिल पाता है। अब अगर 850 सीटें हो जाएंगी तो फिर ज्यादातर सांसद मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे। By increasing the seats by 50%, the delta between the southern states and the northern states will widen. For example, Tamil Nadu, the seats will increase from 40 to 60, Tamil Nadu and Pondicherry from 40 to 60, and Uttar Pradesh will go up from 80 to 120. So the delta between Tamil Nadu and Uttar Pradesh, which is right now 40, will become 60. So the south will become less relevant in the electoral calculus going forward, and which will further marginalize us. So I think we should have women's reservation without increasing the number of seats. We should give 1/3 of the seats to women in the house of 543, and any increase in seats will be disadvantageous to the southern states. परिसीमन बिल से सीटों का गैप बढ़ने का उदाहरण देते हुए कार्ति चिदम्बरम ये कह रहे थे कि अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो तमिलनाडु की 40 से 60 सीट हो जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की 80 से 120। अभी तमिलनाडु और यूपी में 40 सीटों का गैप है। परिसीमन के बाद यह गैप बढ़कर 60 का हो जाएगा। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि इससे केंद्र की सियासत में दक्षिण राज्यों की भूमिका कम होती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन देना ही है तो अभी की मौजूदा 543 सीटों में से ही दे दिया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। संजय सिंह ने इसे परिसीमन बिल नहीं बल्कि बीजेपी जिताऊ बिल कहा। असम का उदाहरण देते हुए संजय सिंह ने कहा कि सीटों का परिसीमन इस तरह किया जाएगा जिससे बीजेपी की ही जीत हो। By increasing the seats by 50%, the delta between the southern states and the northern states will be disadvantageous to the people of Tamil Nadu. The DMK will oppose it.
वो डीलिमिटेशन बिल अगर आएगा तो ये आप इसको डीलिमिटेशन बिल कतई मत कहिए। डीलिमिटेशन बिल नहीं है वो भाजपा जिताओ बिल है। अभी आसाम में इन लोगों ने जो डीलिमिटेशन किया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 लाख वोट, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट। इसका मतलब ये डीलिमिटेशन नहीं है, ये भाजपा जिताओ बिल है। और जो लोग नाच कूद के लड्डू खा के भाजपा जिताओ बिल पर मोहर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस तरह के बिल का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन सारी आशंकाओं को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये जरूरी है कि बढ़ती आबादी को देखते हुए सीटें बढ़ाई जाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण भी देना है और ये तभी संभव है जब सीटों की संख्या बढ़े। देखिए, परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष ने पिछले सत्र में जब ये लोकसभा के पटल पर रखा गया था, तब जिस तरह से विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका या महिलाओं की भागीदारी को रोकने का जो उनका चाल और चरित्र है, वो दोनों के लेकर के वो बेनकाब हुए थे। तो आवश्यक है, प्रासंगिक है। जो दोहरे चेहरे वाले लोग हैं वो देश में एक बार बेनकाब पिछले सत्र में हुए थे, एक बार फिर होने वाले हैं। अब सरकार की तैयारी, विपक्ष की तैयारी पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अब समझना ये आपसे है कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, खास तौर पर चर्चित बिलों में ये स्थिति कब तक साफ होगी? देखिए सर, पहले से जो लिस्टेड बिल होती हैं आमतौर पे वो औपचारिकता वाली बिल जो रहती हैं, और या जिस पे कोई विवाद ना हो, कोई बहुत मैनेजमेंट करने की जरूरत ना हो, उसी तरह की बिल को लिस्ट किया जाता है। लेकिन जिसको सरकार लिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं बिल को लेकर आ जाएगा। सेशन चलने के दरमियान भी कई बार ऐसा होता है, और खासतौर पर जब महत्वपूर्ण बिल होते हैं तो ऐसा ही होता है कि पहले से ना करके अचानक से लेकर आया जाए। और उस लिहाज से जो चर्चित बिल हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उस कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आएगी, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है इस सेशन में। मतलब बिल तो छोड़िए, जो कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट भी अभी नहीं आएगी। दूसरी चीज की इसके अलावा महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन को लेकर उसकी तैयारी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि शुरू में नहीं लेकिन 30 जुलाई के आसपास, उसके बाद और 13 अगस्त तक सेशन चलना है, तो उस दरमियान इस महत्वपूर्ण बिल को लेकर आया जाए। इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह वंदे मातरम से संबंधित जो बिल है उसको लेकर आएंगे, गृह मंत्रालय का वो बिल है। एक चीज और सर, जो कि बहुत नाटकीय घटनाक्रम के तहत आप देखें कि उसमें बदलाव होता नजर आ रहा है, वो ये कि पहले जैसे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, इनको लेकर ये जो एक बिल लेकर आया जा रहा है कि अगर 1 महीने तक वो जेल में रहें तो किस प्रकार से पदमुक्त हो। आज जो कमेटी की बैठक थी, अपराजिता सारंगी जिसकी चेयरमैन है, आज सौरभ जब उस कमेटी की बैठक हो रही थी जेपीसी की, जिसमें 3 मेंबर ही इफेक्टिवली अभी उसमें अपोजिशन के मौजूद हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, एक निरंजन वही सर के, तो ये 3 थे। और शुरू में चेयरमैन ने यह तय किया कि जो भी सिफारिशें हैं, जो रिकमेंडेशन है, उस पर वोटिंग हो जाएगी। सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से पहले 2 सिफारिशों को ले भी लिया गया था, लेकिन तीसरी सिफारिश के आने के बाद फिर उसके बाद चेयरमैन ने यह तय किया कि अभी और ज्यादा कंसल्टेशन की जरूरत है और इसमें और ज्यादा वक्त लगेगा। मतलब ये कि वो बिल भी इस संसद के सत्र में नहीं आ रहा है, उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आएगी, वो उसको आगे के लिए टाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पे पूरा फोकस जो है सरकार का वो ये समझ में आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन इसके इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। उसी के तहत किस प्रकार से आपको फ्लोर मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आंकड़े जुटाने हैं, उसको लेकर सारी कवायद होती नजर आ रही है सत्ता पक्ष के भीतर। सौरभ, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। यह सही है कि बजट सेशन से मॉनसून सेशन के बीच मोदी सरकार ने संसद में अपनी ताकत बढ़ाई है। तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 26 सांसद अपने पाले में बुला चुकी है, लेकिन फिर भी डिलिमिटेशन बिल के लिए जरूरी 360 सांसद जुटाना आसान नहीं है। जब तक इंडिया अलायंस से किसी बड़े पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक इस बिल का पास होना मुश्किल ही होगा। इसलिए बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर चल रही है, क्योंकि 3 महीने पहले ही बिल लोकसभा में गिर चुका है। यही वजह है कि संसद में इस सत्र में बिल पेश करने को लेकर अभी भी स्पष्ट राय नहीं बन पा रही है। सरकार का इस बिल को लोकसभा में तभी लाना होगा जब वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होगी। अब बात यूपी की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली में थे। योगी ने यहां पर 589 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की और इस दौरान वो विपक्ष पर खूब बरसे।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति अब पुरानी बात हो गई है। पहले कुछ खास तबकों को खुश करने के हिसाब से फैसले लिए जाते थे। सरकारें जिन्ना प्रेमी होती थीं, हिंदुओं के पर्व टारगेट किए जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के विकास होता है। अब यूपी में हर धर्म, हर मजहब का सम्मान होता है। बहनों और भाइयों, यहीं से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं। ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। इसके बाद योगी ने शामली का पुराना दौर याद दिलाया। कहा, एक वक्त लोग शामली के नाम से डरते थे। पलायन, दंगा ये इस जिले की पहचान बन चुके थे। गुंडे माफिया के सामने पुलिस और सरकार सरेंडर कर देती थी। सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। अब वक्त बदल गया है। अब दंगाई और अपराधियों का सीधे जहन्नुम का टिकट कटता है। शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां, जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। केराना का पलायन, कांदला का पलायन, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। योगी ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस की जो बात कही है वो आज शिकोहाबाद में दिखाई दी। शिकोहाबाद में यूपी पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर करके उनको ढेर कर दिया। इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाने की हिमाकत की और पुलिस ने दोनों को सीधे वाकई जहन्नुम भेज दिया। इनके नाम थे बदमाशों के अंकित उर्फ सिट्टू और सुमित। दोनों के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 14 दिनों पहले इन दोनों ने
इटावा के एक डॉक्टर के साथ चेन स्नैचिंग की, माफ कीजिएगा, वारदात को अंजाम दिया था और तब से एसओजी इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस को दोनों के ट्रेन से झारखंड भागने का इनपुट मिला। शिकोहाबाद स्टेशन पर इनकी घेराबंदी कर ली गई। पुलिस जैसे ही ट्रेन में इन्हें पकड़ने के लिए चढ़ी, इन्होंने एक बच्ची को अपनी ढाल बना लिया, पुलिस पर गोलियां चलाई और फिर वहां से एक बाइक लेकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने तब भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों बदमाशों की गन्ने के एक खेत में घेराबंदी कर ली गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई और इसमें दोनों बदमाश मारे गए। इनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, आप लोग अवगत हैं। उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूंगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी के घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया। तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। योगी सरकार का एक्शन आज संभल में भी देखने को मिला। मुकर्रबपुर गांव में आज 4.5 बीघा सरकारी जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा था। अवैध इमामबाड़ा और मजार बना रखी थी। प्रशासन ने जब इसकी जांच की तो जमीन बंजर भूमि निकली। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया, लेकिन जमीन पर हक जताने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद अवैध इमामबाड़े को और मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 4 बुलडोजर मंगवाए गए और कुछ ही घंटे में जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त करा दिया गया। अब इस जमीन पर सरकारी घर बनेंगे। वहां ऐसे लोगों को बसाया जाएगा जिनके पास अपना मकान नहीं है। और मुकर्रबपुर में लगभग 3000 वर्ग मीटर के आसपास जमीन है, जिस वो बंजर की मूल रूप से जमीन थी। इस पर अवैध कब्जेदारों के द्वारा इमामबाड़ा और बाकी बाउंड्री करके कब्जे का प्रयास किया गया था। तहसीलदार कोर्ट में इसका नोटिस देकर के सुनवाई की गई। वहां पे पर्याप्त मौका दिया गया इस कब्जे को सिद्ध करने के लिए, किंतु कोई भी वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उसी आदेश का कंप्लायंस आज यहाँ पे हो रहा है। जमीन की कीमत लगभग आज के मार्केट रेट के हिसाब से 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए है। जमीन आबादी के बीच है, तो शासन की मंशा के अनुसार हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के भूमिहीन परिवारों को इस जमीन पर बसाया जाए, जिससे न केवल इस जमीन की सुरक्षा हो पाए बल्कि शासन की मंशा के अनुरूप वो लोग अपना सम्मानपूर्वक जीवन भी व्यतीत कर पाए। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता में आने के बाद से अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखा है। नो तुष्टीकरण, सबका संतुष्टीकरण। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया पर, दंगाइयों पर लगाम लगी है। जबकि 7 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो योगी सरकार अब इस एजेंडे को फ्रंट फुट पर रख रही है, ताकि जनता के बीच जाकर अपनी इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर फिर से जनादेश मांगा जा सके। बंगाल में भी आज एक मस्जिद को लेकर खूब सियासत हुई। इस सियासत का सेंटर बनी एयरपोर्ट के रनवे के पास बनी बांकड़ा मस्जिद। बंगाल सरकार ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए मस्जिद को एयरपोर्ट के पास से शिफ्ट करने का फैसला किया है। आज टीएमसी के नेता और जमीयत उलमा हिंद बंगाल के प्रमुख सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकड़ा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करने की जिद पर अड़ गए। चौधरी सैकड़ों समर्थकों के साथ बांकड़ा पहुंचे, लेकिन शुभेंदु सरकार पहले से अलर्ट थी। पहले ही एयरपोर्ट के आसपास बंगाल पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया था। पुलिस ने भीड़ जमा होने से रोकने के लिए मस्जिद के आसपास बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी और जैसे ही सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकड़ा मोड़ पहुंचे, पुलिस ने उनको रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया। इसके बाद चौधरी को वापस लौटना पड़ा। फिर वो नजदीक की दूसरी मस्जिद में चले गए। अपने समर्थकों के साथ काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सिद्दीकुल्ला चौधरी ने अपनी पीठ खुद थपथपाई और कहा कि उनके समर्थन में आज बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान खड़े हुए हैं और वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बांकड़ा मस्जिद का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान के लिए
बंगाल के लिए ये काला दिन है, ब्लैक डे। आज हम लोगों को 100 में 100 नंबर मिला। पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग, 55,000 मस्जिद, 22 अजला से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। हम लोग दुखित हैं। बंगाल को, हमको, बांकड़ा को बदनाम किया गया। कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते, और डिपार्टमेंटल खुतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर न हमने किया है न करेंगे। पुलिस के कान कच्चा, कान साफ करें। सिद्दीकुल्ला चौधरी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने की जिद पर अड़े हुए थे, वो बांकड़ा मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे से 165 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। बंगाल की पहले की कई सरकारें इसे सुरक्षा के लिए खतरा बता चुकी हैं। मस्जिद का निर्माण साल 1890 में हुआ था। 1924 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस जगह पर एरोड्रोम बनवाया। आजादी के बाद इस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ। पास के गांव में बसे लोगों को दूसरे गांवों में शिफ्ट किया गया। फिर 1962 में इस जमीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कई बार मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर से शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी इसके लिए तैयार नहीं हुई। राज्य सरकारों ने भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद मस्जिद को शिफ्ट करने का फैसला ले लिया गया है, लेकिन मामला मुसलमान वोट से जुड़ा है। इसलिए इंडियन सेक्युलर फ्रंट के विधायक नौशाद सिद्दीकी भी इस मुद्दे में कूद पड़े और कहा कि मस्जिद विवाद पर कौन सही है कौन गलत है, इसकी ज्यादा डिटेल्स तो उनके पास नहीं है, लेकिन सरकार को मस्जिद शिफ्ट करने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए, वरना विवाद बढ़ेगा। देखिए, इससे पहले वो मस्जिद को लेके सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर आया था जब बीजेपी का दौर चल रहे थे। उधर आज का कुछ नोट देके गया था, उसको उठाओ, क्या बोला था, सीक्रेट रीजन था क्या, वहां रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा। बात किया अभी जो मस्जिद है उसके बारे में चर्चा चल रहा है। हमारे बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मस्जिद कमेटी है, सिविल सोसाइटी है, इस्लामिक स्कॉलर जो है, उसको लेके बैठे इसका मसला को हल करें। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने 1 करोड़ लोगों के समर्थन की बात कही थी। बंगाल के लिए आज के दिन को काला दिन बताया था। इसका जवाब दिया बीजेपी के लोकल एमएलए सौरभ सिकदर ने। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अब पुराना अध्याय हो चुकी है। लोगों ने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। अब ये लोगों को उकसा रहे हैं, जिससे सियासत में थोड़ा बहुत वजूद बचा सकें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिसके साथ 10 लोग नहीं है वो 1 करोड़ का बात कैसे कर सकता है। देखिए, यही सिद्दीकुल्ला चौधरी है जिसने जब वाकफ के कानून आया था तो तब ऐसे भड़काऊ भाषण दिया था कि हमको 2 जाने गंवाना पड़े। उसने बता दिया था कि हम अभी ट्रेलर दिखा रहा है, इसके बाद कलकत्ता बंद कर दे, और मुर्शिदाबाद में दोनों जाने चला गया। वही कोशिश वो दोबारा दोहराने का वही कोशिश कर रहा है, उसको दोहराने का। लेकिन मैं उसको याद दिला दूं, सरकार चेंज हो गया है। मुख्यमंत्री का नाम शुभेंदु अधिकारी है, जो यहाँ पे कानून तोड़ने वाले के लिए इतना सख्ताई बरसा सकते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। 2002 में तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने ये फैसला ले लिया था ये मस्जिद हटना चाहिए, लेकिन तब का लेफ्ट गवर्नमेंट, सीपीएम का गवर्नमेंट अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये फैसला से पीछे हट गया था। उसके बाद से भी लगातार टॉक हो रहा है। मैं 2 बार उसके साथ बैठा हूं, 2 बार इनके साथ बैठ के इसको समझाने का कोशिश किया हूं कि मस्जिद के लिए जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देने के लिए तैयार है। मस्जिद बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सहायता करने के लिए राजी है, लेकिन इसको मुद्दा बना के अपना दुकान चलाना है, जो धर्म का दुकान ये चलाते हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले कह चुके हैं कि उनकी सरकार किसी की मजहबी आजादी में दखल नहीं देगी, लेकिन इसके बाद इसके नाम पर नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा।
एयरपोर्ट अथॉरिटी का मानना है कि मस्जिद ऐसी जगह पर बनी हुई है जिससे फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से रनवे का विस्तार नहीं हो पा रहा है और कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी नहीं लग पा रहा है। फिर बीजेपी सरकार मस्जिद को रिलोकेट करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है इस मामले पर पॉलिटिक्स की बजाय आपसी बातचीत से रास्ता निकाल लें, बेहतर होगा। अब खबर महाराष्ट्र की सियासत की, जहां शरद पवार की पार्टी को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल लगातार एनडीए के नेताओं से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग की थी। कल रात को वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और जयंत पाटिल ने इस मीटिंग की तस्वीर खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और कहा कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के काम के सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मिले थे। इस दौरान जयंत पाटिल के साथ वो दोनों नेता भी थे जिन्हें मेयर और कॉरपोरेटर पद से हटाने को लेकर विवाद हो रहा है। जयंत पाटिल तो लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ उनकी मीटिंग्स में कोई सियासी चर्चा नहीं हुई, लेकिन शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय सिरसाट दावा कर रहे हैं कि राज्य में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। संजय सिरसाट ने कहा कि उनकी अब तक की सारी भविष्यवाणियां सच हुई हैं और शरद पवार की पार्टी के एनडीए में आने को लेकर भी 7-8 दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगी। शरद पवार साहेब आता एनडीए बरोबर चर्चा करतात असं ऐकलंय। जयंत पाटील असेल, सुनील तटकरे असेल, हे वेगळ्या चर्चा करतात असं ऐकून आहे। म्हणून या चर्चेचा जो काही सारांश आहे किंवा याच्यातून जे काही निघणार आहे ते काही 2-4-8 दिवसामध्ये मला वाटतं बाहेर यायला काही हरकत नाही, म्हणून एक 8 दिवस थांबा, या बाकीचा सुद्धा तुम्हाला एक अंदाज येईल। अनेक लोकांच्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावनेचा शेवट या 8 दिवसामध्ये होईल असं मला वाटतं। संजय सिरसाट कह रहे थे कि शरद पवार की एनडीए के साथ आने की चर्चा उन्होंने भी सुनी है। जयंत पाटिल हो या सुनील तटकरे, सब अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। इन सब का सारांश 1 हफ्ते में मिल जाएगा। संजय सिरसाट ने कहा कि लोगों की जो भी भावनाएं हैं उन भावनाओं का अंत 8-10 दिनों में हो जाएगा। शरद पवार की पार्टी के नेता जिस तरह एनडीए के लीडर से मिल रहे हैं, उससे महाविकास अघाड़ी में शामिल दूसरे दलों को उन पर शक हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उनकी पार्टी बदलते सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, सही समय पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। मैं तो कोई किसी के घर को झांक के देखता नहीं। अब किसके घर पे क्या चल रहा है ये मुझे तो पता नहीं है। और जो चर्चा है बीच में ये भी चर्चा थी कि शरद पवार जी एनडीए को समर्थन दे रहे और वो डिलिमिटेशन को समर्थन दे रहे। जब हमने इस बात को लेकर चर्चा किया, कोई माहिती लिया, तो इस बात में तथ्य नहीं था। अगर कोई किसी पार्टी में जा रहा है, समर्थन दे रहा है, किस अलायंस को समर्थन दे रहा है, तो आने वाले दिन में पता चलेगा। पर एक है कि इस चर्चा में कुछ तो लॉजिक मुझे दिखता है। रहा स्टेट में जयंत पाटिल जी, आवाड़ जी मिल रहे, सीएम से मिल रहे, इसके बारे में सुप्रिया जी सुले ने भी उसका स्पष्टीकरण दिया है। तो ये नहीं समझने की जरूरत है कि ये कोई पार्टी में या अलायंस में जा रहे, इंडिया या महायुति में जा रहे करके मिल रहे। इसका इस तरह का अर्थ लगाना गलत है। और अगर होगा, सही होगा, सच्चाई होगी तो आगे दिख पड़ेगा। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके की उठापटक इस वक्त चल रही है, उससे सबसे ज्यादा परेशान है उद्धव ठाकरे की पार्टी। हाल ही में उनके 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब शरद पवार की पार्टी भी एनडीए के साथ चले जाने की चर्चा चल रही है। उद्धव की शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि बिकाऊ लोगों के लिए खरीदार हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन जनता उनको जवाब भी देती है। बिकाऊ लोगों के लिए खरीदने वाला खड़ा ही रहता है ना। अगर कोई बिकना चाहता है तो ये आत्मवंचना है। तुम सत्व और तत्व को लेकर खड़े हुए, जिस चुनाव चिन्ह को लेकर, जिस पार्टी को लेकर जो हमारे मतदाताओं ने हमें चुनकर दिया, उनके पीठ में छुरा भोंकना है, पार्टी के पीठ पे छुरा भोंकना है। ये काम न करिए। काम किसके लिए आए हो? विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, तो जनता के प्रश्न उठाओ। तुम्हारे प्रश्न है क्या पैसा? वो तो आपको पता होगा, हमारे महाराष्ट्र में एक बड़ा नारा लगता है, 50 खोके एकदम ओके।
तो 50 खोखा क्या होता है, 50 करोड़। तो 50 करोड़ लोग की जो विधायक बेचे गए, अभी ये भी बिके हुए लोग हैं यहाँ सांसद, हमारे पार्टी के भी है। तो संविधान के से खिलवाड़ नहीं हो रहा है, उसकी चिंता नहीं आप लोगों को। जा रहे क्या कर रहे हो, संविधान को पीठ में छुरा भोग रहे ना, आवाज उठनी चाहिए। ये आवाज है, चौथा स्तंभ है आपका, वो चौथा स्तंभ, उसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, उसकी रक्षा करो भैया। देश के जनतंत्र की रक्षा करने का धर्म और कर्तव्य बजाओ। शरद पवार की एनसीपी में ही नहीं बल्कि अजीत पवार गुट में भी एक पावर गेम चल रहा है। 2 दिन पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग की खबर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को नहीं दी। अब सुनील तटकरे ने इस पर सफाई दी और कहा कि सांसद होने के नाते उनके कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मिलना होता है, ये रूटीन प्रक्रिया है। शरद पवार की पार्टी के एनडीए में आने पर भी उन्होंने अपनी राय दी और कहा कि अगर शरद पवार की पार्टी डिलिमिटेशन बिल का समर्थन करती भी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो एनडीए में आ रही है। मी खासदारी आहे, माझ्या लोकसभा मतदारसंघात अनेक विकासाची कामं असतात। मुख्यमंत्र्यांची प्रत्येक वेळची भेट ही काय राजकीय भेट अशातला काय भाग नाही। ज्या वेळेला राजकीय विषय पक्षाशी निगडीत त्यावेळेला परस्परांच्या जो चर्चा करूनच आम्ही भेटत असतो। बिलाला समर्थन करणं म्हणजे एनडीएमध्ये येणं असं होत नाही। अनेक बिलं एकमताने पास होतात आत्ताही सभागृहामध्ये। याचा अर्थ यूपीए काय एनडीएमध्ये विलीन झाली का, तर नाही। काही बिलं ज्यावेळेला देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची असतात ती बिलं एकमताने पास होतात। सुनील तटकरे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से होने वाली हर मुलाकात राजनीतिक मुलाकात नहीं होती, कई बार विकास के कामों के पर भी बात होती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री से सियासी मुलाकात होती है तो वो सुनेत्रा पवार को खबर देते हैं। डिलिमिटेशन बिल पर उन्होंने कहा कि कई बार देश हित के मुद्दों पर दूसरी पार्टियां सरकार का समर्थन करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सरकार के साथ मिल गई हैं। अब क्या चल रहा है वाकई में अंदर खाने ये जानने के लिए आपको मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सचिन, मुझे तो आपका 2 दिन पुराने प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में आपकी बात याद आ रही है। आपने कहा था कि एनसीपी शरद पवार गुट वो वाकई टच में है एनडीए के, बीजेपी के, और हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर वो एनडीए में आ भी जाएं और डिलिमिटेशन बिल पर भी उनका समर्थन बीजेपी को मिल सकता है। अब जो बयान आ रहे हैं इनका क्या मतलब है? जी सौरभ, देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अगले 8 से 15 दिन के भीतर शरद पवार की एनसीपी जो है ये एनडीए के साथ जुड़ेगी। अब ये डायरेक्टली जुड़ेगी, इनडायरेक्टली जुड़ेगी, डायरेक्ट सपोर्ट होगा, इनडायरेक्ट सपोर्ट होगा, उस पर मंथन जारी है। इसकी वजह है कि बीजेपी चाहती है कि दोनों एनसीपी मर्ज होकर एक साथ एनडीए में शामिल हो जाए और ऐसी स्थिति में केंद्र में सुप्रिया सुले जो है वो नेतृत्व करे और राज्य में सुनेत्रा पवार जो है नेतृत्व करे। और ऐसे में सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती है और राज्य में जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड जैसे जो नेता है वो राज्य में मंत्री बन सकते हैं। ये फॉर्मूले पर मोटी मोटी बात हो गई है। इस पर सुनेत्रा पवार जो है उनके खेमा जो है खासकर पर सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार वो मर्जल के लिए इतनी इच्छुक नहीं है। और सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ये एक अलग खेमा है एनसीपी के भीतर। ये चाहती है कि पुरानी एनसीपी को साथ लेकर मर्जर करा के सब लोग एक साथ आ जाए और इसलिए ये हमने देखा कि सीएम के साथ भी ये बैठक में वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा ये लगातार इस तरह की मीटिंगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डायरेक्टली मतलब मर्जर होकर नहीं आते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि शरद पवार की पार्टी का अलग गुट यानी कि 10 में से 9 विधायक, हालांकि रोहित पवार जो है वो कांग्रेस के साथ संपर्क में है, केंद्रीय और उनके राज्य के कांग्रेस के नेतृत्व के साथ, वो अभी मन नहीं बना चुके हैं, लेकिन इनको भी कन्विंस कराने का प्रयास जारी है। तो ये 9 जो विधायक है ये और केंद्र में जो 8 सांसद है ये अलग गुट यानी कि अलग अपनी पार्टी का अस्तित्व लेकर ये एनडीए में आ सकते हैं, उसको अंदर से या बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं। अब एनडीए की जो बैठक होगी उसमें सुनेत्रा पवार जाएगी, एकनाथ शिंदे जाएंगे, वहां बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी चर्चा होगी, उनको कन्विंस कराने का प्रयास किया जाएगा और महाराष्ट्र में महायुति की एक बैठक होगी जिसमें तमाम बड़े नेता महायुति के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार ये सब रहेंगे और इनकी बातचीत होने के बाद इस पर एक तरह से मुहर लग जाएगी और इसके लिए 8 से 10 दिन का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि एनसीपी के भीतर जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रही है, चाहे वो अजित पवार के एनसीपी ही 2 गुट बन जाए, जैसे कि सुनेत्रा पवार का, पार्थ पवार का,
सुनील तटकरे का और प्रफुल्ल पटेल का, ये एक गुट आपस में लड़ रहा है और दूसरी तरफ सुनेत्रा यानी कि अजित पवार के एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी, इसमें भी कई मतभेद है। तो ऐसे में मर्जर जो कराना है ये काफी मुश्किलों भरा बढ़ रहा है। अगर मैं एनसीपी अजित पवार की ही आपको अंदरूनी राजनीति बता दूं तो अजित पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक जो है सच्चिदानंद सिंह, इन्होंने पत्र लिखा और इसको चैलेंज किया है। अभी तक जिन्होंने चैलेंज किया उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि ये सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल गुट की हरकत है। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुनील तटकरे के नाम का प्रपोजल जो है, पत्र जो है वो चुनाव आयोग को नहीं दिया है। और यही कारण है कि ये तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं जो है पिछले कुछ महीनों से हो रही है, जिसके कारण दो खेमे बट चुके हैं। अब आपने जितनी डिटेल में बताया है कि एनसीपी के दोनों धड़ों में जिस किस्म की पॉलिटिक्स है और आपस में भी दोनों धड़े जो हैं उनमें भी खेमे बने हुए हैं, तो बहुत कुछ अभी होना बाकी लगता है इस पूरी कहानी में। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शरद पवार की पार्टी के ज्यादातर नेता एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर अपने क्षेत्र में उनको विकास करना है तो उनको सत्ता के साथ जाना जरूरी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शरद पवार भी बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा मंत्री पदों का है। शरद पवार की पार्टी को कितने मंत्री पद दिए जाएं, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके साथ ही बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि फिर मंत्रालयों में फेरबदल करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में एक सियासत राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर भी हो रही है। उद्धव ठाकरे कल नागपुर में रामनगर इलाके में राम मंदिर में राम रक्षा स्रोत का पाठ करने वाले हैं। खास बात यह है कि संजय राउत ने इसके लिए आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी न्योता दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी राम रक्षा स्रोत के पाठ में बुलाया है। संजय राउत ने कहा कि नागपुर में संघ मुख्यालय है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए इन दोनों को राम रक्षा स्रोत पाठ में आना चाहिए। हम नागपुर में अगर हमारा कार्यक्रम हिंदुत्व का कर रहे हैं तो नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। उस नाते नागपुर ये हिंदुत्व की एक उपराजधानी या राजधानी है, हिंदुत्व की भी राजधानी है। सरसंघ चालक के बारे में हमेशा हमारे मन में एक आदर रहा है, चाहे बाला साहब देवव्रत जी रहे, चाहे उनके बाद उनके पहले वाले, सभी के साथ थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन परम पूज्य हमेशा रहे हैं। तो हमारे कर्तव्य बनता है कि हम हिंदुत्व के बारे में कुछ यहाँ बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं, तो हमको मोहनराव भागवत जी सरसंघ चालक परम पूज्य, उनको एक निमंत्रण देना है हमारा कर्तव्य और धर्म भी है। लेकिन बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को किसी से राम भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता दिया गया था, तब वो अयोध्या नहीं गए। अब हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रभु राम का सहारा ले रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान प्रभु रामचंद्र जी को राजनीति का इशू बना दिया है। जब भगवान प्रभु रामचंद्र का जल्लोष हो रहा था, अयोध्या में रामलल्ला की प्रतिष्ठापना हो रही थी, तब उद्धव जी ने दिया हुआ निमंत्रण नकार दिया था। जब भगवा लहरा रहा था तब पाकिस्तान के ध्वज उद्धव जी लहरा रहे थे, उनकी टीम लहरा रही थी, फड़का रही थी। तो इस प्रकार से उद्धव जी का रिकॉर्ड है। और जहां तक देवेंद्र जी का सवाल है, तो देवेंद्र जी का पूरा जीवन आस्था का, संस्कृति और संस्कार का रहा है। भगवान प्रभु रामचंद्र देवेंद्र जी के लिए एक आस्था का स्थल है, राजनीति का नहीं है। कार सेवक है देवेंद्र जी। बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तब देवेंद्र जी कार सेवा कर रहे थे। महाराष्ट्र में इस प्रकार से नौटंकी करके नहीं चलेगी। उद्धव जी भगवान प्रभु रामचंद्र जी के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। सारा बेस खत्म हो चुका है, बेस वापस लाने के लिए कर रहे हैं। अमरावती से सांसद रह चुकी नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे को उनके पुराने दिनों की याद दिलाई। नवनीत राणा ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उनको तो जेल भेज दिया गया था, और वो उद्धव ठाकरे आज किस मुंह से राम भक्ति की बात कर रहे हैं। राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी कल नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं।
तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं। जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे बाहर निकले हैं। वो राम भगवान को नहीं मानते, वो तो खुलेआम बोलते थे। जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है। तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते। एक जमाने में कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी समझे जाने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी में जाने के बाद अपने भगवा एजेंडे से बहुत दूर जा चुकी है। जितने भी नेता उद्धव की पार्टी को छोड़ करके गए, सब ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के एजेंडे को अब छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि अगर पुराने वोट बैंक को हासिल करना है तो फिर से प्रभु राम की शरण में जाना पड़ेगा और शायद भगवान राम ही अब उनका बेड़ा पार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज सरकार ने अचानक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। सतीश गोलचा की जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया। 1994 बैच के आईपीएस अनुराग कुमार 20 साल के लंबी डेपुटेशन के बाद यूटी काडर में लौटे हैं। सरकार ने कल ही अनुराग कुमार को सेंट्रल काडर से वापस यूटी काडर में भेजा था। इस मामले का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट यह है कि अनुराग कुमार ने होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकलने के 2 घंटे के अंदर चार्ज भी ले लिया। अनुराग कुमार की इमेज एक ईमानदार, बेदाग लेकिन बहुत सख्त अफसर की मानी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2 दशकों तक काम करने की वजह से उनके पास इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। सेंट्रल पूल में जाने से पहले अनुराग कुमार दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रहे थे। कमिश्नर पद से हटाए गए सतीश गोलचा को पिछले साल अगस्त में दिल्ली पुलिस का चीफ बनाया गया था। अभी उनका 11 महीने का टेन्योर बाकी था। अब होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर में सतीश गोलचा को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है और जानकार इस बात पर हैरान हैं कि सतीश गोलचा को अचानक पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से क्यों हटा दिया गया। अब ये क्या कहानी है, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अतुल भाटिया के पास। अब अतुल, ये एक सवाल साफ है, सतीश गोलचा को अचानक ये मार्चिंग ऑर्डर क्यों मिला सरकार से? देखिए सौरभ, बिल्कुल, क्योंकि आज भी मेरा सतीश गोलचा सर के साथ अपॉइंटमेंट था और जब मैंने कल उनको मैसेज किया तो उनके पीए का फोन आया रामपाल विधूड़ी का, कल रात को 8 बजे कि पोस्ट लंच जो है वो गोलचा सर आपसे मिलेंगे। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से यह ऑर्डर आया, जो सतीश गोलचा हैं वो नई दिल्ली के अंदर प्लांटेशन कर रहे थे, उनके साथ जो है वो दिल्ली सरकार के मंत्री थे सिरसा और इसके अलावा कई और जो अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, वो उनके साथ थे और जब प्लांटेशन कर रहे थे उसी दौरान ये ऑर्डर आता है। और ऑर्डर जब आता है तो उसके बाद सीधा सतीश गोलचा जो है पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और उसके कुछ देर बाद ही अनुराग कुमार जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां पर सतीश गोलचा अपना चार्ज जो है वो अनुराग कुमार को देते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण कई बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम जो कारण बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो कि इस समय जंतर मंतर पर बैठे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आरोप यह है कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले से नहीं निपट पाई। अब इसके पुष्टि कैसे होती है सौरभ, कि आज क्योंकि पूरा 12 बजे करीब ही आज अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस में कमिश्नर का चार्ज लिया था और उसके बाद उन्होंने आला पुलिस अधिकारी के साथ मीटिंग की और उसके बाद शाम को 5 बजे रकाबगंज गुरुद्वारे में जो एलजी हैं दिल्ली के, उनके ग्रैंडफादर का एक प्रोग्राम था, वहां पर तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी गए थे, खुद पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार वहां पर पहुंचे थे और 5 से 7 ये पूरा प्रोग्राम था। 7:15 से 7:30 के बीच पुलिस हेडक्वार्टर वापस आते हैं और उसके बाद सबसे पहली मीटिंग जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर होती है वो सोनम वांगचुक को लेकर होती है। इस मीटिंग के अंदर कौन कौन था ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको देता हूं। देवेश चंद श्रीवास्तव जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है, वो इस मीटिंग के अंदर थे। ज्वाइंट कमिश्नर नई दिल्ली रेंज दीपक पुरोहित इस मीटिंग के अंदर थे। इसके अलावा नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा और एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली आनंद मिश्रा इस मीटिंग के अंदर थे, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई। अनुराग कुमार जो नए पुलिस कमिश्नर बने उनके रूम के अंदर यह मीटिंग हुई थी, जिसमें चर्चा हुई कि कैसे सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाना है। तो आप इससे समझिए कि पहली मीटिंग जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आज पुलिस कमिश्नर लेते हैं वो सोनम वांगचुक के मामले के अंदर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर कर चुका है कि सरकारी डॉक्टर जो है वो रेगुलर चेकअप जो है सोनम वांगचुक का करेंगे और किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो अब कैसे एक सेफ पैसेज लेना है, कैसे वहां से सोनम वांगचुक को हटाना है, क्योंकि 20 तारीख को उन्होंने संसद चलो का एक तरीके से लगातार वो आह्वान कर रहे हैं कि भारी से भारी भीड़ हो। तो अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जल्द ही सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जो है वो जंतर मंतर से हटा सकती है। इसके अलावा कॉकरोच पार्टी के भी कई नेता जो है वहां पर मौजूद है। तो अब क्योंकि जब पहली मीटिंग जो होती है पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर वो सोनम वांगचुक मैटर को लेकर होती है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने बताई मिलते हैं, कैसे उनको अस्पताल लेकर जाना है, अगर वहां से उनको रिमूव किया जाता है, तमाम जानकारी। अब देखते हैं दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर इस मुद्दे पर अब क्या एक्शन भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया अतुल भाटिया आपका।
सतीश गोलचा को हटाने के पीछे गृह मंत्रालय की नाराजगी थी। इसका साफ संकेत इस बात से मिलता है कि पुलिस कमिश्नर के ओहदे से गोलचा को सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से अटैच कर दिया गया। बहुत रेयरली ऐसा होता है जब रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके किसी सीनियर पुलिस अफसर को कमिश्नर जैसे ओहदे से हटाकर एलजी दफ्तर में अटैच कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग आज बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी पर अमल करते हुए आज अमेरिकन फोर्सेस ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान में कम से कम 6 ब्रिजेस को तबाह कर डाला। ये पुल हॉर्मुजनगन, बंदर अब्बास, चाबहार और कोहिरिस्तान इलाके को ईरान के दूसरे हिस्सों से जोड़ते थे। ईरान की सरकार ने बताया कि अमेरिका ने आज उसके एक पावर प्लांट पर भी बम बरसाए। बंदर अब्बास में एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के ताज़ा हमलों में कम से कम 6 सिविलियंस मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी हफ्ते धमकी दी थी कि अमेरिकी सेना ईरान के पावर स्टेशंस, ब्रिजेस को तबाह करेगी। ईरान ने अमेरिका के इन हमलों को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बर्बरता और इंटरनेशनल कानून का खुला वायलेशन बताया। आज लगातार 6ठा दिन है जब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने फाइटर जेट्स के साथ साथ अटैक ड्रोन्स और खाड़ी देशों में तैनात मिसाइल बैटरीज का भी इस्तेमाल किया। अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा है कि उसके लेटेस्ट हमले का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की ईरान की पावर को खत्म करना है। इसलिए उसने ईरान में पुलों को तबाह किया, क्योंकि ये पुल बंदर अब्बास, बंदर लांगे, चाबहार पोर्ट्स तक सप्लाई पहुंचाने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर और यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। आज ईरान ने कुवैत और बहरीन में पहली बार सिविलियन टारगेट्स पर भी हमले किए। कुवैत ने बताया कि ईरान ने उसके पावर स्टेशंस और वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स को निशाना बनाया। कुवैत ने कहा कि ईरान के हमले से उसके पावर प्लांट्स और पानी साफ करने के प्लांट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। बहरीन में भी ईरान ने सरकारी तेल कंपनी बापको की रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। बहरीन में ईरानी सेना ने अमेरिकी मिलिट्री के हमाला कैंप को टारगेट करके अटैक किया। कतर में ईरान ने अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर जबरदस्त अटैक किया। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा के बाहर अल दुहैल कैंप पर भी आईआरजीसी ने ड्रोन से हमले किए। युद्ध शुरू होने के बाद आज पहली बार ईरान ने सीरिया पर भी हमला किया। ईरान का आरोप है कि सीरिया लेबनान में इजराइल की मदद कर रहा है और इसी के जवाब में उसने सीरिया पर मिसाइल अटैक किया। यूएई की सरकार ने बताया कि ईरान ने उसके ऊपर कई ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे थे, लेकिन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया। ऐसा लगता है कि ईरान के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई सीरियस पॉलिसी या स्ट्रैटेजी नहीं है। उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईगो इशू बन गया है। वहीं ईरान दुनिया की इकलौती सुपर पावर से अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई में सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया पिस रही है। तेल गैस महंगे होते जा रहे हैं। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है। ऐसे में अच्छा यही होगा कि दोनों देश जंग खत्म करके फिर से बातचीत की मेज पर लौटें। इसमें उनका और बाकी दुनिया का भला है। मध्य प्रदेश एक नया इतिहास रचने जा रहा है। देश की सबसे लंबी वाटर टनल का काम अब फाइनल फेज में पहुंच गया है। यह सुरंग नर्मदा नदी का पानी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके के जिलों तक पहुंचाएगी। इसके कंप्लीट होने के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, कटनी, रीवा, मैहर, पन्ना और सतना जिलों के 1450 गांवों को नर्मदा नदी का पानी मिल पाएगा। इससे लगभग 1500 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई हो पाएगी। इस टनल को नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध से निकलने वाली राइट बैंक नहर के एक्सटेंशन के तौर पर बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसमें पानी को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं होगी। पानी नेचुरल ग्रेविटी की मदद से सुरंग में जाएगा और यह टनल इतनी मजबूत बनाई गई है कि यह तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकती है। इसको बनाने का काम 17 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन तकनीकी चुनौतियां आईं और इनकी वजह से बार बार काम रुकता रहा, क्योंकि सुरंग विंध्य पर्वतमाला के पहाड़ी इलाकों से होकर के गुजरती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने काम में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर किया और इसके बाद अब बोरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के करीब पहुंच चुका है। ये कि जो मशीन काम करने आई 17 साल उसकी कंपनी बंद हो गई।
ब्लेड नहीं मिल रहा है, मैकेनिक नहीं मिल रहा है, काम करने वाले नहीं मिल रहे। एजेंसी ने हाथ जोड़ लिए, लेकिन हमने लगातार हिम्मत दिलाई। हमने कहा कि हम सबका प्रयास है कि टेक्नोलॉजी भले ही आज की दृष्टि में चुनौती दे रही है, लेकिन ये टनल का बनना बहुत आवश्यक था और मुझे संतोष है 3 साल पहले कैबिनेट में इस विषय को हमने पूरा किया कि जो राशि लगेगी वो देंगे, जो मदद चाहिएगी वो करेंगे, जैसा हो सकता वो सब करेंगे, लेकिन ये टनल पूरी कराएंगे। स्वाभाविक रूप से इस पूरे क्षेत्र में बड़ा सिंचाई का रकबा बढ़ते ही क्षेत्र की समृद्धि का जो संकल्प था वो पूरा होता और ये किसान कल्याण वर्ष है। इसी नाते से मैं ज्यादा प्रतिबद्धता से कहना चाहूंगा कि हम इसमें सफल हुए और वास्तव में ये एवरेस्ट की चोटी चढ़ने के समान था। गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर डैम बनाकर नर्मदा का पानी घर घर पहुंचाया। अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह टनल बनाकर पानी की कमी का सामना कर रहे लोगों के घरों तक नर्मदा के पानी को पहुंचाने का काम किया है। अच्छी बात यह रही कि सरदार सरोवर डैम की तरह किसी एनजीओ ने इस टनल का विरोध नहीं किया। एंडी बर्नहैम ये ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, कीयर स्टारमर की जगह लेंगे। आज ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने बर्नहैम को अपना लीडर चुन लिया। आज लंदन के TUC हेडक्वार्टर में लेबर पार्टी की मीटिंग हुई। बर्नहैम ने हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के 403 सांसदों में से 379 लोगों का समर्थन पहले ही हासिल कर लिया था और उनके सामने कोई उम्मीदवार भी नहीं था, इसलिए उनका चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गया था। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर शबाना महमूद ने उनके नाम का ऐलान किया। बेकरफील्ड से सांसद एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री होंगे। वो ग्रेटर मैनचेस्टर शहर के मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी का नेता चुने जाने के बाद एंडी बर्नहैम ने कहा कि ये उनके लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट है। देश नई राजनीति की मांग कर रहा है, इसके लिए पूरी पार्टी को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। एंडी बर्नहैम सोमवार को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। पिछले 5 साल में ब्रिटेन में कुर्सी संभालने वाले वो 5वें शख्स हैं, लेकिन बर्नहैम के लिए ये कांटों भरा ताज होगा। ब्रिटेन की माली हालत खराब है, इकोनॉमी ग्रोथ ठप है और इमिग्रेंट्स के मुद्दे पर देश बुरी तरह बटा हुआ है। ऐसे में बर्नहैम को जितनी आसानी से ये कुर्सी मिली है, उसके मुकाबले उनके लिए देश चलाना उतना ही मुश्किल होगा। आज की बात में इतना ही।